हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपके फीडबैक्स मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो में जानेंगे बिजनेस कंसल्टिंग डोमेन क्या है और ये इंटरनल ऑडिट से कैसे डोमेन होता है। जैसे आपने कुछ जगह देखा होगा कि लिखा था वी आर हायरिंग फॉर द इंटरनल ऑडिट और द बिजनेस कंसल्टिंग और रिस्क एडवाइजरी, कि इनमें बेसिक डिफरेंस होता क्या है। एज वी नो डेट इंटरनल ऑडिटर सब कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ कंपनीज पे होता है। जैसे 25, 50 और 200 करोड़ की टर्नओवर होती है, तो ऐसे टर्नओवर होता है, डिपॉजिट होता है, पेड अप शेयर कैपिटल होता है। 4 क्राइटेरियाज होते हैं उनके। तो अभी हम क्राइटेरियाज को तो डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। देखो, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, वो एक रूटीन प्रोसेस होता है। जैसे एक कंपनी में कई टाइप के प्रोसेस होते हैं बेसिकली। जैसे आपने सुना होगा HR हो गया, परचेज का हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, कैपेक्स होता है कुछ कंपनी में। तो काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। तो होता क्या है, आपके एक क्वार्टर में 3-4 प्रोसेस हो गए, नेक्स्ट क्वार्टर में 3-4 हो गए। पहले आपका पूरी अंडरस्टैंडिंग ली जाती है, फिर उनका ऑडिट होता है, फिर उसके ऑब्जर्वेशंस निकलती है, फिर रिपोर्ट ड्राफ्ट होती है। फिर जब आप एक ऑडिट को क्लोज करते हैं तो 15-20 दिन या 1 महीने का जितने भी कंपनीज़ की नेगोशिएशंस या डील्स होती हैं, फिर नेक्स्ट ऑडिट चल पड़ता है। ये आपका रूटीन प्रोसेस हो गया जिसमें आप जाते हैं, ऑडिट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, इन सब चीज़ों की। फिर बिजनेस कंसल्टिंग क्या होता है। बिजनेस कंसल्टिंग में इंटरनल ऑडिट एक पार्ट होता है कि वो इंटरनल ऑडिट कर भी करते हैं, बट आपका ना एक रेशियो फिक्स नहीं होता कि वो पूरी इंटरनल ऑडिट की टीम होती है। उसके अंदर आपका इंटरनल ऑडिट हो गया। जैसे इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, आपने ऑब्जर्वेशंस निकाली, कंपनी को दे दी, भाई तुम्हारे अंदर ये दिक्कत है, और रिकमेंडेशंस भी दे दी कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। सेम विद कंपनीज होता है, वो कंपनीज को पता है वो कैसे ठीक करती है उन्हें। बट बिजनेस कंसल्टिंग में क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स पे खाली रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। अब कुछ ऑडिट इस तरीके के होते हैं, भाई कंपनी में आओ आप हमारे, आप अंडरस्टैंडिंग लो, आप ऑडिट करो, ऑब्जर्वेशंस निकालो, फिर ऑब्जर्वेशंस को आप ही फिक्स करो कि जो ऑब्जर्वेशन आपने निकाली है वो फिक्स करो, ताकि दोबारा वो ऑब्जर्वेशंस निकल के ही ना आए। अगली बार आप आओ, कुछ नया करो, नए पॉइंट्स निकालो। तो इस तरीके का सेकंड आपने देख लिया कि ऑब्जर्वेशन फिक्सिंग का काम आ गया। थर्ड SOP, इसमें आता है SOP ड्राफ्टिंग भी हो सकती है। SOP क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये होती क्या चीज़ है, कंपनी की ना गाइडलाइंस होती है। हाँ, जैसे कोई नई कंपनी बनी है, उन्होंने बोला भाई हमें सेल्स का प्रोसेस है, परचेज़ का प्रोसेस है, आपके पास एक्सपर्टीज़ है, तो आप ड्राफ्ट कीजिए। एक तो कंपनी का क्या होता है, पहले कंपनी के खुद के प्रोसेस, कुछ टाइम तो वो छोटी कंपनीज होती है तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। बट एक फिर देखो उनके प्रोसेस चलते हैं। एक कंपनी उन्होंने हायर करी, जनरली बड़ी फर्म से करती है, उनके पास एक्सपर्टीज़ होगी, फिर दोनों मिलकर एक डॉक्यूमेंट को फ्रेम कर लेते हैं। उसमें पूरा लिखते हैं कि परचेज कैसे होएगा, सेल्स कैसे होगा, उसके स्टेप्स कैसे हैं। और स्टेप्स से बड़े माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे छोटे। उसमें लिखा होता है भाई अगर ट्रांजेक्शन इतने तक की है ये अप्रूव करेगा, इतने से इतने तक की ये अप्रूव करेगा, इतने से ऊपर की ये अप्रूव करेगा, ये यहाँ से फ्लो, मतलब बिल्कुल डिटेल्ड। और ये नहीं कि एक बार बन गई तो वो सालों साल एप्लीकेबल होते हैं, हर साल उसको रिन्यू करवाया जाता है। ये कंपल्सन नहीं है, मैक्सिमम जगह हर साल रिन्यू करवाते हैं। क्योंकि जैसे ऑडिटर्स आते हैं वो देखते हैं कि यार इस कंपनी के SOP में ये लैब्स है, वो लैब्स है। जब अब लेट्स सपोज आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, आपने लेट्स किसी मैन्युफैक्चरिंग में गए, आपने देखा भाई यहाँ ये प्रोसेस फॉलो होता है, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। अब दूसरी मैन्युफैक्चरिंग में गए, आपने देखा यार ये ना ये लैग कर दी है चीज़। फिर आपने उनको रिकमेंडेशन दिया, आप ये इनपुट कीजिए, फिर वो देखेंगे हमारी कंपनी में इसकी नीड है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, साइज़ मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, तो हर चीज़ के फैक्टर्स को देख के फिर उसको इनबिल्ड करवा दिया जाता है। थर्ड काम आपने देखा SOP का हो गया। फिर SOP रिन्यू होती है कि कंपनीज़ में गए, इंटरनल ऑडिट किया, SOP को भी देखा, उनके डिफरेंट काम हो गए। फिर रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स होता है, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बनाई जाती हैं। तो बिजनेस कंसल्टिंग इज़ ब्रॉडर टर्म देन स्पेसिफिकली इंटरनल ऑडिट। तो ये चीज़ों से वेरी करते हैं इन सब चीज़ों का। अब सेकंड क्वेश्चन, क्या हमें इस डोमेन में आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। जैसे आप कोई प्रोफेशनल है, लेट्स सपोज CA को लेकर चलते हैं। मैं भी एक CA इंटर्न हूँ। या पता क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसका बहुत कम काम आता है, बहुत कम माइन्यूट काम आता है। FM का बहुत माइन्यूट आता है। बट अब CA बैकग्राउंड से होने से हमें हेल्प क्या मिलती है इसमें, और ये लोग काफ़ी CAs को हायर क्यों करते हैं। क्योंकि ना जब एक आपके पास एक एक्सटेंसिव नॉलेज होती है, कुछ टैक्स का पॉइंट आ गया, आपको उस टाइम पे बेशक याद नहीं है भाई टैक्स के लॉज क्या होता है, प्रोविजंस क्या होता है, बट आपके माइंड में ना चीज़ें गैप आते हैं कि आपको रिकॉल आता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा था। आप जल्दी से देख के पढ़ा देते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना बहुत वाइडर टर्म्स पे होती है। और एक आप उन्हें अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन देते हैं, सर ये एंट्री ऐसे पास होनी चाहिए, वैसे पास होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो फुल है ही है। फिर ऑडिट कई जनों को ना बोरिंग फील होता है, तो कुछ कंपनीज बता भी देती है भाई हमारा ये काम है, अब देख लो आपको काम करना है। कुछ जने ट्रांसफर भी इस चक्कर में लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम प्रैक्टिकल फील्ड से ना ये अलग काम है। या देखो इंटरनल ऑडिट एक ऐसी चीज़ है, उसमें ना ये कभी बुक में नहीं लिखा जा सकता कि आपको ऑडिट करना, आप इन स्टेप से ही ऑडिट करेंगे। ये जनरली आपके मैनेजर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, हर पर्सन का माइंड डिफर्स होता है, हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं, ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, हर चीज़ आपकी यहाँ मैटर करी जाती है।
क्या पता कोई पर्सन किसी चीज़ को सोचने का नज़रिया अलग है, वो कैसे सोचता है। आप कहते हैं ना भाई मेरा सोचने का नज़रिया अलग है, ये फील्ड आपके लिए बनी है। इसमें आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। क्या पता किसी चीज़ के लिए वो बंदे के लिए वो चीज़ कुछ मायने नहीं रखती है, कुछ बंदा उसको ऐसे प्रेजेंट कर दे कि हाँ उस पर बम ब्लास्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी स्किल्स, आपकी एनालिटिकल माइंड, आपका क्वेश्चनिंग माइंड, यहाँ पे बहुत चीज़ें होती है डेवलप। अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल्स की तरफ जाना है, फिर ये डोमेन थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है थोड़े टाइम बाद। आप यहाँ पे कंसल्टिंग करा जाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज़। तो ऐसा नहीं है 365 डेज़ आपके हैवी रहते हैं। कुछ स्टार्टिंग के टाइम्स में हैवी डेज़ आ गए और रिपोर्टिंग के टाइम्स पे कुछ डेज़ आपके लाइट भी रहते हैं। तो मोर और लेस आपका वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा अच्छा रहता है, क्रीम रहता है। अच्छा, आप इसमें सारी चीज़ें मैनेज भी कर पाते हैं और सीखने के लिए यहाँ पे हर दिन सीखने को मिलता है कि आप गए किसी पर्सन से। जैसे आपको ना मैं एक छोटा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जब मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरी पहला इंटर्नशिप था, तो पहला इंटर्नशिप बोल रहा हूँ, सॉरी, पहला असाइनमेंट और पहला इंटर्नशिप, क्योंकि मैं ये सेकंड ट्रांसफर केस हूँ। तो अब पहले बात क्या हुआ कि मैं डिपार्टमेंट हेड से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगने जा रहा था। मैंने मेल किया प्रॉपर कि सर आई रिक्वायर दिस डॉक्यूमेंट्स, और उनको प्रॉपर मेल किया। यहाँ मेलिंग बहुत काम आती है, आप किस तरीके से कर रहे हैं, वरना आपने कुछ गलत मेल कर दिया वो आपके ऊपर बाउंस बैक मारेगी बहुत गंदा। अब मैंने मेल किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, फिर मैंने उनसे जाके फेस टू फेस बात की, फिर उन्होंने कहा चलो मैं कल देता हूँ, कल देता हूँ। ऐसे ऐसे करके हफ्ता 10 दिन हो गया। फिर हुआ क्या, वो 5-10 जने बैठे, मैं जब दोबारा गया क्योंकि यार काम करना था, काम हैम्पर कर रहा था। फिर तो उसने मेरे ऊपर बहुत तेज चीखा कि विवेक आप डेली आ रहे हो, मेल कर रहे हो, ये वो, हम पे टाइम नहीं है। उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि लाइफ में पहली बार कोई पर्सन मेरे पे चीख के आया था। फिर मैंने ये बात सीनियर्स को बताई। फिर मेरे कज़न ब्रदर ने एक बात बताई थी कि जब भी आपको ऐसा कुछ करें ना, आप उनको ये बोल दो सर वी आर प्रोफेशनल्स, हम ऐसा आपके साथ नहीं कर सकते हैं, हमें अपने कुछ डेडलाइंस होती है। अगर आपको कुछ स्ट्रगल आ रहा है, कुछ इश्यूज़ आ रहा है, काइंडली एक्नॉलेज मी ऑन द ईमेल। और ये बात मेरे को बहुत हेल्प करी है। उसके बाद 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए, बट ट्रस्ट मी, मेरे को उसके बाद थोड़ी दिक्कत कम आने लगी थी। तो प्लीज़ आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें। यहाँ पे ईमेलिंग आपको सीखने को मिलती है कि ईमेलिंग प्रॉपर कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन तो यार आपको बहुत सीखने को मिल जाता है, क्योंकि इंटरनेट में फर्स्ट डे से आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। रेस्ट डिपेंड करता है टीम टू टीम कैसी है, आपका कैसा क्लाइंट मिला है। तो इन चीज़ों पे बहुत होता है। एक्सेल वगैरह आप फुल चलाना सीख जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं इनमें। तो मोरलेस इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आपको घूमने फिरने का बहुत मिल जाता है। अगर आप सीनियर पोजीशन पे तो आपको मैक्सिमम आपको सुनने को भी मिलेगा कि पर्सन बाहर रहते हैं। थोड़ा सा कई बार इश्यूज़ भी आ जाता है क्योंकि लॉन्ग ही ज़्यादा ही लंबा ट्रैवल हो जाता है इसमें, हद से ज़्यादा ही। बट ये डोमेन बुरा नहीं है, सब चीज़ें बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस वाली है। और इसमें जैसे रैकम है, रैकम में आपको समझ आता है भाई कंपनी के प्रोसेस कैसे फ्लो होते हैं, उसमें क्या क्या रिस्क होता है। आप जब उन चीज़ों को पढ़ते हैं ना, आप खुद उनको कोरिलेट कर पाते हैं कि अरे यार यहाँ पे ये लिखा हो। जैसे आज सुबह मैं पॉलिसी पढ़ रहा था, उसमें लिखा होता है इट इज़ एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज़। तो माइंड में क्वेश्चन है कि क्या ये सब एम्प्लॉयज़ पे एप्लीकेबल है। एम्प्लॉयज़ लिखा हो भाई, एम्प्लॉयज़ का मतलब कॉन्टेक्चुअल, ऑन रोल, ट्रेनिंग, क्या क्या उसमें है क्या नहीं है। तो क्वेश्चनिंग माइंड से आपको बहुत चीज़ें हेल्प करती हैं इन सब चीज़ों में। तो गाइज़ आई होप आपको अच्छा लगा। प्लीज़ शेयर फीडबैक, फिर और वीडियोज़ के साथ आएंगे। थैंक यू।